चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक्सरे दूसरा होता है, वो एक्सरे का इमेज कैसा बनता है। तो कंसीडर कर रहे हैं कि हम ये एक पीस ऑफ फ्लैश देख रहे हैं जिसके सेंटर में देयर इज अ पीस ऑफ बोन। ये बोन है, राइट। अच्छा, जो नॉर्मल एक्सरे शीट्स होती हैं, जो हमारा पुराना स्टाइल है, उसमें जो एक्सरे शीट्स होती है ना बेटा, they are now made up of silver bromide. I'm sorry if I'm chemically wrong with the formula, but it seems to be correct. अब ये सिल्वर ब्रोमाइड ना वाइट कलर की, सिल्वरी कलर की होती है। सर बीआर नहीं होगा सिर्फ? आई एम नॉट श्योर, केमिस्ट्री नॉलेज के हिसाब से आप सही बता सकते, व्हाट डू यू थिंक? एजीबीआर होता है। ओके, तो AgBr इफ यू आर राइट, ठीक है। तो अब ना सिल्वर कलर की होती है। व्हाट हैपेंस के ना, जब एक्सरे फोटॉन्स they are allowed to pass through this part of जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें से वो यहाँ फ्लैश में से पास थ्रू करेंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो ना ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना, जब एक्सरे से इससे स्ट्राइक करते हैं ना, तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं। तो जहां वो स्ट्राइक करेंगे ना, तो वहां पर डार्कर पैचेस बन जाएंगे, यानी वो हिस्सा डार्किश हो जाएगा। लेकिन बोन में से वो कम पेनिट्रेट करेंगे, कम पास करेंगे। तो यार, जिस चीज में से लाइट पास, एक्सरे भी टाइप ऑफ लाइट ना, तो अगर आप ना एक ट्रांसपेरेंट चीज लाइट के सामने रखें, उसका शेडो नहीं बनेगा या बड़ा लाइटर बनेगा। लेकिन अपना हाथ रख दें तो उसका शेडो बन जाएगा। जिस चीज में से लाइट क्रॉस नहीं करती तो उसका शेडो बन जाता है। तो बोन में से दे पास लेस और दे आर नॉट पास। बोन बिहेव लाइक ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्सरेज। उससे यहां पर उसका शेडो बन जाता है। और शेडो की शेप कैसी, मेरे हाथ का शेडो होगा वो बिल्कुल हाथ की शेप का होगा। जो जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसा वो जिस एंगल से लाइट आ रही है, तो वहां जो शेप उसको लाइट को फेस करी है, शेडो बिल्कुल उस तरह का बन जाता है, राइट। तो इस तरह बोन का शेडो जो बनेगा ना, वो इस तरह जहां लाइट नहीं पहुंचेगी, वो हमें सिल्वरिश नजर आएगा, राइट। ये यहाँ पर शेडो हमें बोन का नजर आएगा और वो सिल्वर कलर का होगा। यानी नॉर्मल शेडो डार्क होते हैं, यहाँ ये ऑपोजिट होगा। और शेप लाइक, लेट मी शो यू स्क्रीन। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। नजर आ रहा है? तो ये जो वाइट सी ना, ये आपको बोन्स नजर आ रही है, वो शायद जहां में से लाइट पास नहीं की। अच्छा, यहाँ ना कुछ बातें जरा ध्यान में रखने, ताकि मुझे दोबारा ना इसको करना पड़े। देखिए, यहाँ वाइटनेस कम है, यहाँ बता रही है कि कुछ रेस पास हो रही है। और यहाँ बोन्स थिन है, पतली है, इनमें से कुछ एक्सरेज स्टिल कैन पास, इसलिए इमेज में ब्लैकनेस आई है। और जहां ये ज्यादा व्हाइटिश आई है, इट मींस यहाँ बोन की थिकनेस ज्यादा है, बाकी ऑर्गन्स भी बीच में हल्के हल्के से उनका शेड आ रहा है, राइट। तो ये इमेज है। अच्छा, ये इमेज में कुछ खूबियां होती हैं जो कि मेडिकल लोगों को ही पढ़ाई जाती हैं, कि ये हम पढ़कर इसका मतलब नहीं समझ सकते वो लंग्स या उससे रिलेटेड, हम तो सिर्फ फिजिक्स के रेस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, राइट। तो एक बोन कहां से खत्म हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, इसे कहते हैं शार्पनेस। जैसे उसे हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होती है ना किसी बंदे की,
तो करीब से मूव करें तो कहाँ से उसके दाढ़ी का बाल या कोई बाल कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, हमें बाल बाल अलग नजर आते हैं। इसे कहते हैं शार्प इमेज। तो यहाँ ये शार्पनेस भी बड़ी मैटर करती है। कहाँ से एक बोन खत्म हो रही है, कहाँ से शुरू, एक बोन में खुदा ना खासा कोई क्रैक है तो कहाँ पर एग्जैक्ट, राइट। तो दिस मीन्स कि इमेज इज शार्प। शार्पनेस पे अभी हम ये डिस्कस करने लगे हैं इसी को ही। तो लेट्स कम बैक। आई होप यू कैन सी द न्यू स्क्रीन नाउ, राइट। नोट्स नजर आ रहे हैं। तो बेटा ये इमेज बनेगा। तो दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म। इस इमेज में जो बोन है वो हमें ये वाइटिश नजर आती है। लेकिन बेटा आपने ना कॉमन लाइफ में आप लोगों ने डिजिटल कैमरा ही देखे हैं, मोबाइल वाले, रील वाले कैमरास अगर आपके कभी लाइफ में देखे हो तो उसमें एक शटर ओपन होता है एक लम्हे के लिए, लाइट, क्योंकि जरा सी लाइट रिक्वायर्ड होती है और वो एक एक्चुअल पिक्चर बन जाती है रील पे। लेकिन अगर वो थोड़ा भी ज्यादा देर खुला रहेगा ना तो एक्स्ट्रा डोज ऑफ लाइट सारे इमेज को खराब कर देगी। तो बेटा अगर किसी ने एक्सरे करवाया हो ना तो उसको नॉलेज होगा, वो एक लम्हे के लिए जैसे पिक्चर नहीं लेने के लिए ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसमें क्यों एक लम्हे के लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सिल्वर है ना, यहाँ पर हमने अभी देखा था कुछ बोन्स में से हल्की सी ब्लैकनेस नजर आ रही थी, जहाँ थिन स्पेशल। अगर हम एक्सरे को थोड़ी देर ज्यादा करें ना तो वो उसमें से भी गुजर कर वो सब कुछ ब्लैक कर देंगे। हमें अगर इमेज जो प्रॉपर नजर आ रहा है तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है कि जो एक्सरे हैं उनकी हार्डनेस का हमें ख्याल रखना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस? हार्डनेस मींस पेनिट्रेशन एबिलिटी। भाई कल भी जिक्र किया था, इसको हमने डिस्कस किया था। वो ये है बेटा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट पे बोन्स की थिकनेस डिफरेंट है। तो जहां बोन थिक है वहां हमें ज्यादा हार्ड एक्सरे चाहिए, जो इजीली, जब वहां फ्लैश भी साथ में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हार्ड चाहिए। और जो हार्डनेस है उससे पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाती, दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी एक्सरे चाहिए। जहां बोन्स पतली हैं, सर वाले किसी हिस्से का करना है तो वहां नाजुक पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वहां लेस हार्डर, लेस पेनिट्रेटिंग, लेस फ्रीक्वेंसी वाली चाहिए होती। क्लियर? तो इसके अलावा एक तो डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए हार्डनेस जो सा होता है वो डिफर करता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है, अगर वो हम थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो वो जो व्हाइट नजर आ रही वो भी ब्लैक हो जाएगी। जैसे कभी फोटो कॉपी बिल्कुल वो खराब हो जाए तो वो सब कुछ ब्लैक में कर देता है तो इमेज क्लियर नजर नहीं आता। मिस प्रिंटिंग, राइट। दूसरा हमने ख्याल रखना है कि डोजेज हो एक्सरे। डोजेज का मतलब डोज, इसका मतलब है कि बेटा अगर इफ यू हैव नॉलेज कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ज्यादा एक्सरे मत करवाएं, बल्कि अगर सीटी स्कैन हो जो कि हमने इसके बाद डिस्कस करना है, उसके बाद तो सजेस्ट होता है कि अगले 6 मंथ तक दोबारा ना करवाएं। क्यों? इफ यू नो और नोट, ये अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रेज ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनसे कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर। और दूसरा उसके रीजन के बहुत ज्यादा एक लिमिट तक जो सा होता है वो डोजेज बॉडी में जाए, और वो उसके लिए कि उससे ज्यादा मर्तबा हो जाए तो वो कैंसर और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का सबब बनता है। तो डोजेज बहुत ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, डोजेज में ना एक बात इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है। जब हमने कल पढ़ा था ना कि ये जो बीम ऑफ एक्सरे आ रही है इसमें बहुत वैरायटी के डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो तो क्रॉस कर जाते हैं बॉडी को,
वो आते हैं और यहां से क्रॉस करके जो उनसे है ना वो दे विल मूव अवे। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं ना बेटा, वो यहां तो मैंने गलती से तो बना दी, फ्लैश की बात कर रहे हैं। जो कम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, अच्छा फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ, तो जो फोटॉन्स है ना बेटा विच आर हैविंग लोअर फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ, दे आर लेस पेनिट्रेटिंग, वो बॉडी में रह जाते हैं, वो क्रॉस नहीं करते। अच्छा ये होते हैं डेंजरस, जो रह जाते हैं। अगर इफ यू नो और नॉट मेडिकली, जो कैंसर है ना वो बेटा किसी जर्म से नहीं होता, बीटा वायरस और बैक्टीरिया से नहीं होता। वो जो कैंसर है वो किसी जर्म की वजह से नहीं होता, वो डीएनए म्यूटेशन, डीएनए डिस्टर्बेंस होती है। ये कोई जरासीम वाली बीमारी नहीं होती। तो ये हैं जो रह जाते हैं, ये डिस्टर्बेंस करते हैं डीएनए, राइट। तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि जब एक्सरे करते हैं ना, तो यहां पर ना हम जिस ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट का करना है, उससे पहले हम ना एक थोड़ी सी हार्ड मेटेलिक शील्ड रख लेते हैं, मेटल की होती है। और वो शील्ड क्या करेगी, वो इनको रोक लेगी जो कम पेनिट्रेशन वाले हैं। मेटल को कौन क्रॉस करेगा, जिसकी पेनिट्रेशन बहुत हाई है। जो मेटल को क्रॉस कर जाएगा वो तो बॉडी को बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब इस शील्ड के बाद वही जाएंगे जो हाई पेनिट्रेटिंग है और वो बॉडी से निकलेंगे। ऐसा हम मे बी 100% नहीं, लेकिन टू अ लिमिट हम ये जो डेंजरस वाली रेडिएशन है इनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा अब एक डिजिटल एक्सरे होता है, तो डिजिटल एक्सरे में ये पुराने वाली शीट की जगह ना एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है, जिन पर रेस पड़े तो वो चमकने लग जाते हैं, और वो इज कनेक्टेड विद कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जहां जहां रेडिएशन पड़ती है तो डिटेक्टर्स जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन में शाइनी है, तो वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो डिजिटल उसका प्रिंट आउट दे देते हैं। तो अब ज्यादातर डिजिटल यूज होती है, ये पुराने वाली कम, राइट। अच्छा यहाँ एक बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ड्यूरेशन और हार्डनेस। ड्यूरेशन क्यों, कि अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कर दें तो वो सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। और हमने थोड़ा डिस्कस अभी पहले किया था, जहां जो बोन्स है वो थोड़ी सी ग्रेश नजर आ रही है, यानी उनमें ब्लैकनेस भी नजर आ रही है वाइट के साथ, बता रही है ये कम, ये जरा पतली बोन्स है, थिनर बोन्स है। जो बिल्कुल फुल व्हाइटिश है वहां बोन्स की थिकनेस ज्यादा है। तो ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, कि कहीं पर कम व्हाइटनेस है, कहीं पर ज्यादा, या ऑपोजिट ही कह सकते हैं, कहीं पर कम ब्लैकनेस है, कहीं फुल ब्लैकनेस है। इसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए ये ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा देर तक रेस पड़े तो वो कॉन्ट्रास्ट विजिबल, तो वो बोन्स की जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो नहीं है क्लियर। और थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इमेज में क्लियरेंस होनी चाहिए, उसे कहते हैं शार्पनेस। शार्पनेस ऑफ इमेज जो सा होता है ना, इट मींस लाइक हाई रेजोल्यूशन, जिसमें हमें बिल्कुल डिफाइंड एजेस, जैसे आम पिक्चर में कहते हैं ना बाल बाल अलग अलग नजर आएंगे, क्लियर। तो एक बोन का कहाँ वो खत्म हो रही है, कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ क्रैक कहाँ से लेकर कहाँ तक है, राइट। तो वो इस शार्पनेस के लिए ना एक चीज रिक्वायर्ड होती है, वो होती है नैरो बीम ऑफ एक्सरे। जितनी बीम एक्सरे की जो बीम होगी वो नैरो होगी, उसके जो एजेस पर साइड जो ग्रे एरियाज हैं वो उतने कम होंगे। तो बीम को नैरो करने के लिए हम सामने बीम के रास्ते में कोई एडजस्टेबल विंडो लगा दें, जिसको हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज करके बीम को, जो बीम निकल रही है उसको कम करेंगे तो नैरो कर देंगे, कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड है ओपन कर लें। या ग्रिड रख दें, ग्रिड जाली या नेट को कहते हैं,
ठीक है, कि जाली में से गुजरेंगी तो वो सब जो सी होती है वो नैरो बीम वाली गुजरेंगी, जो साइड पे होंगी जरा सी वो ब्लॉक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दीज आर द एडजस्टमेंट्स विच कैन बी मेड टू हैव अ नैरो बीम। और एक और भी इसका है कि अगर हमारे पास जो टारगेट मेटल है वो जितनी स्मॉल होगी, बीम भी उतनी नैरो। तो टारगेट मेटल जो सी होती है ना वो स्मॉल होनी चाहिए, लाइक ये जो कल हम टारगेट मेटल को डिस्कस कर रहे थे, तो ये हम पूरे मेटल की बजाय क्या करें कि वो टारगेट में ये वाला हिस्सा रखें, वो मेटल का जो मैं कलर किया अभी, बाकी कोई और मटेरियल है। टारगेट को जितना छोटा रखेंगे ना, अगर चौड़ा रखेंगे तो रेज इधर से भी गुजरेगी, इधर से भी आएगी, तो वो तो बहुत ना लाइक ये यहाँ से भी रे आ रही, यहाँ से भी, तो बीम बड़ी चौड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटा सा टारगेट मेटल रखते हैं तो उसमें से बीम भी इतने से ही निकलेंगी, नैरो बीम होगी ऑटोमेटिकली। क्लियर? फोटॉन्स नैरो क्लोज होंगे एक दूसरे की। राइट? क्लियर बेटा जी? सो दिस वाज अबाउट इमेज ऑफ द एक्सरे। ये जो अभी हमने पिक्चर या देखा है, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल स्कैन। 2D पिक्चर हमारे पास आ जाती है, इसमें डॉक्टर्स। अच्छा। जी जी। हम नैरो बीम करेंगे तो वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, तो पूरी बॉडी को कैसे, आई मीन पूरे ऑर्गन को कैसे दिखेगा वो? जी नहीं, ऑर्गन का मतलब है कि ऑर्गन के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑर्गन से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है ना, कभी कभी एक मतलब फिंगर का नैरो या है हाथ का भी ऑर्गन कर। की, हाँ, तो ये है उससे कि नैरो करेंगे रिलेटिव टू द बॉडी, वो बहुत छोटी है, नैरो है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन या बोन के हिसाब से। जी बेटा, एक तो ना जैसे नॉर्मल लाइफ में आप कोई टॉर्च है, कंसीडर ये टॉर्च, इसमें से जो लाइट निकलती है ना वो इस तरह फैलती जाती है, सही है ना? जी। तो ये होगा कि उससे भी हमने वो छोटा सा रखा है, लेकिन वो रे आगे वो स्टिल फैल रही होती। हमने उसको उस बॉडी पार्ट तक तो कंफाइन करना है, लिमिट करना है कि वो उस बॉडी पार्ट तक ही जाए, ज्यादा ना जाए। उसके लिए बॉडी पार्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर बड़ा है तो उसके ऊपर बिल्कुल छोटी थोड़ी करेंगे। राइट? कि उसके वो अकॉर्डिंग होगी। फिर हम उसके रास्ते में ना ये ग्रिड्स भी रख सकते हैं, लाइक एक ग्रिड इधर रख दी और सिमिलरली हमने एक ग्रिड उसकी आ, इस तरह रख दी, तो एटलीस्ट उसमें से ये वाली जो रेज है ये रुक जाएंगी, ये वाली नहीं गुजरेंगी। तो जो गुजरेंगी वो किसी हद तक जरा नैरो होगी, पैरेलल बीम टाइप की होगी। राइट? तो जितना वो ऑर्गन का साइज है, ये नहीं है कि ऑर्गन के साइज से छोटी रेज है, इमेज पिक्चर लेनी है। ठीक है, इतनी हो कि वो ऑर्गन को साइज पूरा कवर करे। ठीक है बेटा जी? सर वो जो हमें एक्सरे का जो मिलता है रिजल्ट, वो टेक्निकली AGBR के पेपर पे होता है या वो तो प्लास्टिक लगता है मुझे तो? देखो बेटा, ये अब हम कई दफा बेसिक भी पढ़ रहे होते हैं, वो सिल्वर ब्रोमाइड ही होते हैं मेरे ख्याल में, वो जो पुरानी शीट्स होती थी। ठीक है, डिजिटल तो उसमें हार्ड कॉपी पेपर पे भी कर देते हैं, A4 शीट पर भी मिल जाता है। वो जो पुराने वाली प्लास्टिक की शीट्स हैं, ये सिल्वर ब्रोमाइड ही होती हैं। और इसके अलावा हम कभी कई दफा बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं, आम लाइफ में उससे कई एडवांस चले गए होते हैं। राइट? तो वो कोई और भी हो सकता है। चलें अगले टॉपिक पर, पॉइंट पर अगले। जी बेटा, सर। ये सिंपल 2D हमारे पास स्कैन होता है। इसमें अलबत्ता ना थिकनेस का डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं 3D का, दे नो हाउ टू रीड इट। लेकिन एक हमारे पास प्रॉपर 3D स्कैन भी होता है, जिससे हम कहते हैं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में CT कंप्यूटेड टी टोमोग्राफी है, ये 3D स्कैन है। अच्छा, ये 3D स्कैन का मतलब पता क्या होता है? ये हम कोई मिलियंस ऑफ, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस को इकट्ठा करते हैं और उससे हम एक ऑब्जेक्ट की 3D शेप बना लेते हैं। अब 3D शेप का मतलब क्या होता है?
कि जैसे एक हेलमेट है या ब्रेन है। अच्छा, ब्रेन जो है वो तो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू तो एक्सरे में नजर नहीं आते। लेकिन लेट मी टेल यू कि एक्सरे में हम सॉफ्ट टिश्यू को भी देख सकते हैं। वो पता कैसे? कि भाई हम हमें हमें कैल्शियम भी हमारे फूड में है ना, मेटेलिक है ना, कैल्शियम मेटल होती है, आयरन भी। तो कई मिनरल्स, सोडियम भी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, मेटल है वो तो ना। और हमें ये पता है कि डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टारगेट करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ना अगर हमें किसी खास ऑर्गन, सॉफ्ट टिश्यू है जो कि नॉर्मली नजर नहीं आता, तो अगर हम ना किसी पैलेट में थ्रू एनी मेडिकेशन उस बॉडी पार्ट से रिलेटिव रिलेटिव कोई मेटेलिक मिनरल है, तो वो हम ना पैलेट में मेडिसिन में मिला के खिला दें, तो वो उस ऑर्गन पे पहुंच जाएगा ना जब, तो थोड़ी देर के लिए ना उस पर एक ना मेटालिक लेयर आ जाती है। उस ड्यूरेशन के दरमियान में अगर हम एक्सरे लें तो वो सॉफ्ट टिश्यू भी हमें एक्सरे में नजर आ जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले जो एक्सरे इमेज उसमें मैंने सॉफ्ट टिश्यूज भी हल्के से दिखाए थे, तो वो मेडिसिन खाने से वो थोड़े से और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो सीटी स्कैन ब्रेन या इन चीजों का नॉर्मली करते हैं, लेकिन लेट्स से हम कहते हैं कोई भी ऑर्गन, ये उसकी हम थ्री डी शेप का मतलब ये नहीं है कि बाहर से हर तरफ से देख सकते हैं, नहीं, बल्कि अंदर से भी उसके किसी भी छोटे पार्ट को अंदर से भी हर तरफ से देख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल। मतलब समझने के लिए लेट अस डिस्कस। बेटा, हम ना एक रूम में जहां बैठे हुए हैं, उसकी चार दीवारें हैं, और एक दीवार हम छत को कह लेते हैं, एक हम फ्लोर को कह लेते हैं। कितनी पिक्चर्स हैं? दीवारें छह। अगर हम छह, चार दीवारों की, एक छत की, एक फ्लोर की हम पिक्चर ले लें, टोटल कितनी पिक्चर्स होगी? छह। तो कंप्यूटर से ज्वाइन करें ना हम इनको, तो पूरा एक रूम बन जाएगा। ये आज से कुछ साल पहले फेसबुक पे ट्रेंड आया था कि कोई भी बिल्डिंग, जैसे किसी ने खाने काबा का अंदर का मंजर देखना है या कोई घर बनाने वाला है, बेचना है उसने, तो वो उसकी ऐसी पिक्चर करता था कि हम उसको, एक रूम को, एक घर को हर तरफ से देख सकते हैं अंदर जाके, राइट? थ्री डी इमेजेस उन्हें कहते हैं। एक्चुअली वो टू डी इमेजेस को बहुत ज्यादा उनको मिला दें, तो क्या होता है बेटा कि ये थ्री डी इमेजेस जो सा होता है, वो कैसे बनते हैं कि जिस ऑर्गन का हमने इमेज बनाना होता है, हम उसे छोटे छोटे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पिक्सल होता है, ये मेगा पिक्सल, जो बच्चों का बड़ा कंसर्न होता है मोबाइल के कैमरा में उनका, ये मेगा पिक्सल होता है क्या है? पिक्सल जो सा होता है वो छोटा सा, छोटे छोटे डॉट्स को कहते हैं। और कल हमने डिस्कस भी किया था, जितने डॉट्स करीब होते हैं, छोटे होते हैं और करीब होते हैं, इमेज उतना क्लियर। ये कल की एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, ये वाले पार्ट में, है ना, कि जहां डॉट्स ज्यादा क्लोज होते हैं वो इमेज उतना, और जितने छोटे होंगे उतने क्लोज। तो जितने मेगा पिक्सल ज्यादा होता है ना, उतने डॉट्स करीब होते हैं और स्मॉल होते हैं। एक्चुअल हमने स्क्रीन के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, उनको कहते हैं पिक्सल। और जितने ज्यादा मेगा पिक्सल है, इसका मतलब स्क्रीन तो उतनी है, हमने उसके उतने ज्यादा पार्ट्स कर दिए, तो ज्यादा पार्ट्स करने का मतलब वो पार्ट्स ज्यादा छोटे होते जाएंगे, और जितने छोटे होंगे उतने क्लोज होंगे और इमेज उतना क्लियर बनता है। तो बेटा, टू डी में जैसा पिक्सल होता है ना, थ्री डी में उसका कहते हैं वॉक्सल। बेटा, जिस ऑर्गन को हमने इमेज ड्रॉ करना होता है, उसको हम छोटे छोटे क्यूबिक पार्ट्स में, वो जो छोटे छोटे थ्री डी पार्ट्स हैं, क्यूबिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ वॉक्सल। पिक्सल का थ्री डी वर्जन इज वॉक्सल। जैसे मोबाइल में पिक्सल होता है, यहाँ वॉक्सल होता है, क्यूब होता है। हम पता क्या कहते हैं, उस वॉक्सल के 8 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। वो कैसे? हम पहले ये सेंटर से उसे कट करते हैं, कितने पार्ट्स हो जाएंगे?
उस क्यूब के दो, फिर उसको इस वाली साइड से कट करते हैं ऊपर से लाकर, तो वो दो के दो और पार्ट्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? फिर उसको सेंटर से कट करते हैं। इस तरह बेटा हमारे पास 8 पार्ट्स बन जाएंगे। पहले दो, फिर दो के दो और पार्ट्स करेंगे, फर्दर 4, और फिर उसको और हाथ डबल कर देंगे तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 8 पार्ट्स जब भी ना, एक वोक्सल के 3D क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। लूडो का दाना डाइस होता है ना, 6 फेस होते हैं। तो जब हम ना उसके कोई से भी 6 फेसेस में से कोई भी फेस देखें, तो हर फेस में से हमें उन 8 में से 4 जो से होते हैं ना वो पार्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो यहां वो हमने सपोज ले लिए, वो जो 8 पार्ट्स देते हैं ना उनको हम नंबर कर देते हैं 1 to 8। तो हम इनमें से कोई भी साइड देखेंगे, जैसे ये वाला फेस देखें ना, तो यहाँ ये वाला इस फेस में ये चारों सामने नजर आ रहे हैं। यानी किसी भी फेस से देखेंगे आपको हमेशा उन 8 में से 4 जो से होते हैं वो पार्ट नजर आएंगे, और उनकी नंबरिंग हुई होती है 1 से 8 तक। अब ना होता क्या है कि ये जो सीटी स्कैन होता है, इसमें हम उस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उनमें से हम एक को यहाँ फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ पार्ट करते हैं हम उसमें, एक ब्रेन के या एक कोई भी ऑर्गन जिसका करना है। तो उसमें ना हम एक तरफ से एक्सरेज एंटर करते हैं, और एक्सरे जहां से आ रहे हैं हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पर डिटेक्टर होता है। अब डिटेक्टर ना इमेजेस को सेव करता जाता है। अब वो कैसे? कि ओरिजिनल हमारे पास डिटेक्टर ये है। क्लियर? जब ना हमने एक साइड से देखा तो ये शेप है ना वो यहां बनी हुई है। तो हम यहां से एक्सरे डालते हैं ना, तो एक्सरे गुजर कर आ रहा है 3 और 5 से। तो डिटेक्टर ना जिन जिन पार्ट में से गुजर कर आ रहा है उनके नंबर को ऐड करके सेव कर लेता है। 3 और 5 8, 6 और 7 13। ये एक कॉलम बन गया ना, लेकिन सेव उसने हमेशा इस 4 की फॉर्म में करना है। यहां तो हमारे पास 2 नंबर है ना, तो हम 2 नंबर को 2 मरतबा कॉलम में लिख लेते हैं ताकि 4 का इमेज पूरा हो जाए। ये जो पहला इमेज होता है बेटा हमारे पास आया, इस इमेज को हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ओरिजिनल ये जो इमेज आया है, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज इमेज ए, नाम देते हैं अभी सपोज। फिर हमने एक्सरे इधर से की ना, अगली दफा हम एक्सरे का एंगल जो के एक्सरे आ रही थी फ्रॉम दिस साइड, अब अगली दफा हम इधर से रेज डालते हैं। यानी एंगल हमने चेंज किया, कितना चेंज किया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कि वो जो इधर जा रही थी अब एंगल जो सा है वो इधर को हो गया। ये क्लॉकवाइज कह लें एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री चेंज किया हमने। जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी ये, तो ये एंगल हमने कर, ठीक है, वैसे क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। 45 डिग्री एंगल चेंज कर दिया। अब ना जो ये रेज इधर से आ रही हैं, ये जो रेज इधर से आ रही हैं, तो वो डिटेक्टर हमेशा उसके ऑपोजिट रहेगा जहां से रेज, और वो उन नंबर को सेव कर लेगा। तो ये वाली रेस सिर्फ 5 से गुजर कर आ रही, 5। देखिए बीच वाली रेस 3 और 7 दोनों में से गुजर कर आ रही, इनको ऐड करके 10, और ये 6 में से गुजर आ रही, बस 6। सेव उसने 4 की फॉर्म में करना है। देखिए हमारे पास नंबर कितने हैं, तो हमने पता क्या करना है, जिस जो दरमियान वाला ना उसे 2 मरतबा लिखना है ना डायगोनल। रेस इधर से आ रही है ना, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसी डायरेक्शन में बेटा हमने क्या करना है कि वो जो दरमियान में आ रहा है ना उसको हमने 2 मरतबा कर देना है, 10। ठीक है बेटा, तो हमने 10 को दरमियान वाले को 2 मरतबा डायगोनली, और 5 वाला जो ऊपर टॉप कॉर्नर पे था वो उधर ही रहेगा, 6 वाला बॉटम कॉर्नर पे था वो उधर ही रहेगा। ये 4 फॉर्म्स की शक्ल में वो सेव कर लेगा। अच्छा, इस पिक्चर को वो अगली पिक्चर के साथ
इकट्ठा करता जाएगा। इफेक्ट क्या होगा मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अब वो ये जो फिगर आएगी उसे पिछली वाली फिगर में ऐड करता जाएगा। कैसे ऐड करेगा जरा देखेंगे कि ये जो अब डायग्राम आई उसे पिछले वाले में ऐड ऐड करेगा। ऐड कैसे करेगा? पहले नंबर को पहले वाले में, 10 को 8 में करेगा 18। ये जो टॉप सेकंड ऊपर वाला राइट वाला उसको बिल्कुल उसी जैसे वाले नंबर में ऐड करेगा। 6 जो बॉटम लेफ्ट है उसको उसमें, 10 जो राइट है उसको उसी की पोजीशन वाले में ऐड करेगा। तो ऐड करके नोट करें, इन दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट आ। कैन यू सी? जो ये ऐड कर रहा है ना, ऐड करने को आम लाइफ में लगा साथ लगाना, ये अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा मतलब क्या होगा। तो ये जो नया इमेज आएगा ही विल सेव इट एज डी। अब पहले हमने यहां से रेज सेंड की थी, अब फर्दर 40 डिग्री और क्लॉकवाइज रोटेट करें। दिस इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। हम एंगल चेंज करें, राइट। तो अब हम एंगल फर्दर 45 डिग्री, पहले 45 डिग्री और 45 तो 90 डिग्री हो जाएगा ऊपर से, और डिटेक्टर हमेशा उसके अगेंस्ट जाएगा ऊपर से। अब रेज गुजर कर आएंगी 3 और 6 में से, तो 9 ऐड करके 5 और 7 में से ऐड होकर 12 में की तरह सेव करेगा। लेकिन सेव उसने हमेशा एक ये 4 बॉक्सेस की फॉर्म में करना है। तो ये एक रो आई है ना 9 और 12, वो उसको रिपीट करके 4 बॉक्स की फॉर्म में ले ले। रेहान अब टेस्ट के लिए आता है सर। और उसको अब हमने इस बी में ऐड करना है उसी तरह। नाउ दिस इमेज इज सी। फिर हम और फर्दर 45 डिग्री चेंज करते हैं एंगल, और उसी तरह हमारे पास जिन जिन रीडिंग में से गुजर कर ऐड करेगा। 3 नंबर है तो दरमियान वाले को डायगोनली, 3 को उसी तरह टॉप में एच पे, और 7 को बॉटम वाले राइट एच पे उसी तरह लिख देंगे। और उसको अब हम सी वाले में ऐड करेंगे, डी इमेज आ जाएगा। अब ये ऐड करने का मतलब क्या है, जरा 1 मिनट है जाए। देखो बेटा, ऐड करने का मतलब हमने यहां से एक पिक्चर ली पहले, फिर हमने एक पिक्चर ये ली, समझो एक पिक्चर ये ली। ये हमने ना ये 3 पिक्चर ले ली है। हम ना इसके साथ वाले की 2 पिक्चर और ऐड कर दें, नीचे वाले की भी 2, इवन दो दो वाज ले लें। अगर हम ज्वाइन करते जाएं तो थोड़ी देर में ये बहुत ज्यादा बॉक्सेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। अब एक बात नोट करनी है, एक बच्चा सोच सकता है कि सर हमने पिक्चर यहां से ली, इस एंगल पे ली, इधर से ली, इधर से। हमने इधर से नहीं ली, इधर से नहीं ली, है ना। अब आप एक बात नोट करनी है, हमने इन एंगल से पिक्चर नहीं ली। तो हैव अ लुक, यहां 1 मिनट के लिए सपोज कर ले, मैं 3 की बजाय 2 समझे। हमने ये दो, एक पिक्चर ये ली, एक पिक्चर ये ली, उससे अगले वाले की भी वही पिक्चर ली, उससे अगले वाले की भी सिर्फ वही वॉज ली। लेकिन आप ज्वाइन करें तो इस वाले बॉक्स की जो राइट पिक्चर नहीं ली थी, तो अगले वाले के लेफ्ट में वो आ ही गई ना ऑटोमेटिकली। उसकी हमने बॉटम से पिक्चर नहीं ली थी, लेकिन नीचे वाले को ज्वाइन किया तो उसकी वो पिक्चर आ ही गई। इस तरह जब इसकी वाली 2 करेंगे तो इसका बॉटम कवर हो जाएगा, इसकी वाली 2 करेंगे इसका बॉटम और साइड वाले का भी कवर हो जाएगा। ये करेंगे, ये ज्वाइन करते जाएंगे, तो इसका मतलब हमें सारी साइड से पिक्चर लेने की जरूरत। हम ये 2 या 3 वॉल्स की पिक्चर भी अगर ज्वाइन करते जाएं, तो लाइक एक रूम की मैंने अपने रिस्पेक्ट से लेफ्ट साइड की और फ्लोर की, छत की, रूफ की ले ली मैंने, तो अगले रूम की जो लेफ्ट होगी वो मेरे पीछे वाले रूम की, फर्स्ट रूम के जो उसके लेफ्ट साइड पर है उसकी वो राइट वॉल बन जाएगी। क्योंकि हम रूम्स नहीं, हमने एक ऑर्गन के इमेजिनरी पार्ट्स किए हुए हैं। तो वो जो पार्ट्स आपस में उनकी बाउंड्री मिलती है, तो हमें एक की अगर हमने लेफ्ट साइड ज्वाइन कर ली है, एक की अगर हमने लेफ्ट साइड की पिक्चर ले ली है तो की, तो अगले हमने उसकी बाकी साइड्स की नहीं ली, तो जब अगले वाले के लिए हम उसकी लेफ्ट और टॉप की लेंगे ज्वाइन करते जाएं, तो वो इस तरह बहुत से पिक्चर्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक ऐसा इमेज आ जाएगा
जिसमें उसके हर हिस्से के पार्ट आ जाएंगे, तो मीन हम ना उस ब्रेन के, उस ऑर्गन के सिर्फ उसको ही हर तरफ से नहीं, उसके अंदर के भी किसी पार्ट्स को हम वो उसको देख सकते हैं बड़ा करके। तो बेटा दिस इज सिटी स्कैन। और ये कंप्यूटर टोमोग्राफी क्यों है? जब हम इमेज लेते हैं तो वो कंप्यूटर उन सब इमेजेस को ज्वाइन करता है, फिर पिक्चर बनती। अब वो ज्वाइन कैसे करता है? ये ज्वाइन जब हम कह रहे हैं ना, ऐड कर रहे थे इस इमेज को इससे, तो समझो एक वॉल के साथ अगली वॉल ऐड कर रहे थे। अगर आप नोट करें तो यहां हमने 4 इमेजेस इकट्ठे किए, दो भी नहीं, ए से लेकर डी तक। कैन यू सी दिस? तो 4 पिक्चर हर पार्ट की लेंगे। हालांकि एक रूम की 3D की कितनी साइज होती है? 6 होती है। तो बेटा अगर बहुत से इस तरह पार्ट की 4 साइज मिलाएं तो जो मिसिंग होती है वो अगले वाले पार्ट की कंबाइन होकर वो पार्ट कंप्लीट हो जाती है शेप, राइट? अच्छा, हाँ सर। कंबाइन कैसे करता है ये जरा मुझे कंप्लीट करने दो, है ना, फिर मैं विल डिस्कस विद यू। अब ना ये जो 3D शेप आई है ना, इसको कैसे पता चला कि ये शेप किस साइड किस फेस की थी? उसके लिए ना एक बात इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह आएंगे वो मैं शेयर करने लगा। विद दैट इट विल बी ऑल फॉर टुडे। वो ये है बेटा, ये जो हमारे पास ओरिजिनल साइड थी वोक्सल की, उसके नंबर्स को ना आप ऐड करो। इसके नंबर्स का जो सम होता है ना, कितना है ये? 3 5 8 एंड 13 21। बेटा इस सम को ना वी कॉल एज बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, ये बैकग्राउंड रेडिएशन हमने कहीं न्यूक्लियर में सुना हुआ है, राइट? बैकग्राउंड रेडिएशन है जो हमारे सराउंडिंग में हर वक्त होती है, वो हमें रिक्वायर्ड है या नहीं? जैसे मैं ना क्लास अगर किसी खिड़की के पास बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो साइड पे जो ट्रैफिक गुजरेगी, रेडी वाले गुजरेंगे, तो उनकी आवाजें भी बीच में, बैकग्राउंड की आवाजें भी बीच में रिकॉर्ड हो जाएंगी, बल्कि वो रिक्वायर्ड नहीं थी, मैं तो नहीं चाहता था। तो बैकग्राउंड होता है अननेसेसरी। एक्चुअली ना अब आप देखें कि जब आप इस साइड से इमेज ले रहे हो तो दूसरी साइड को तो नहीं, लेकिन रेस तो पूरे में से गुजर के जा रही है, उन साइड में से भी गुजर रही है विच आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है? तो ये हम ना इसको, जो नहीं हमें रिक्वायर्ड होती है, वी कॉल देम एज बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये जो आखिरी वाला आपका इमेज आया है, उसमें से आप उस बैकग्राउंड रेडिएशन को माइनस करें। क्या बैकग्राउंड रेडिएशन? 21 है ना? इनमें से हर एक को 21 पे माइनस करें, और जो आंसर बच जाएगा उसको 3 पे डिवाइड करें। तो जो अब आएगा ना वो वही है जो ओरिजिनल था, राइट? ये ओरिजिनल वाला ही वापस आ जाएगा। क्लियर? इस तरह कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये इमेज किससे कनेक्टेड है, राइट? तो इसी के साथ वो ये बाकी बॉल्स को, जिन्हें हम इमेजेस कह रहे थे ए बी सी डी, ज्वाइन करता है, तो हमारे पास एक प्रॉपर इमेज आ जाता है। क्लियर बेटा जी? कैन यू रिमेंबर? अच्छा, ये क्वेश्चन दो तरह से आएगा। आपको बैकग्राउंड वो खुद बताएगा और आखिरी इमेज दे देगा। जल्दी दे दीजिएगा, ठीक है? तो आखिरी इमेज दे देगा और कहेगा कि बताएं उसका जो फर्स्ट इमेज होगा वो क्या होगा, जहां से वो स्टार्ट हुआ। तो क्या करना है, बैकग्राउंड को हर एक में से माइनस करके 3 पर डिवाइड कर दें। और दूसरा वो ये देगा और आखिरी पूछेगा, और वो कैसे? जो हमने डिटेक्टर वाला किया था कि हम डिफरेंट पोजीशन से रेज इंसिडेंट करेंगे, जो रीडिंग आएंगी उसको 4 फ्रेम्स में, 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करके फर्दर वाले जो है ना हर एक में उसको ऐड करते जाएंगे। ऐड करने का मतलब लगा रहे हैं साथ, राइट? तो मैथमेटिकली हम ऐड करते जा रहे हैं नंबर्स को। तो वो जो इमेजेस आएंगे ना आखिर में जो बनेगा, दैट विल बी द लास्ट वन। कैन यू रिमेंबर दिस? राइट? हाँ सर। एक मिनट मैं जरा, हनान जी बेटा।